ऑडिबल सिग्नल आ रहा है? तो ठीक है, कंफर्टेबली आप लोग बैठ जाइए। करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे बेसिक्स हो चुके हैं। इसके पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के भी सारे बेसिक्स हो चुके हैं, ठीक है ना। जो लोग का बचा है वो लोग वीडियो से देखेंगे, ठीक है। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो है न्यू पैटर्न पे जो क्वेश्चन आंसर है, न्यू पैटर्न पे 4 ऑप्शन टाइप का, उस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जब प्रैक्टिस कर लेंगे तब हम मैग्नेटिज्म पे आएंगे, ठीक है ना। कम से कम 50-50 क्वेश्चन सबके हो जाए मिनिमम, ठीक है। तो एक किसी अच्छी सीरीज से उस वाली है आपके पास, वहां से स्टार्ट करिए। चलिए बोलिए। क्वेश्चन 1 है। एक मिनट, ये आपका क्या है? न्यू पैटर्न एमसीक्यू जो आपके बोर्ड में आने वाला है। न्यू पैटर्न एमसीक्यू जो आपके बोर्ड में इस साल इंट्रोड्यूस किया है, उस पर हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो मैं ऐसे ही बोल दूंगा कि हाँ ये ऐसे हो जाएगा, उसको आप कर लीजिएगा। वो सारी बातें हैं, अगर उसका आंसर फंसेगा नेक्स्ट डे डिस्कस हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करिए, पढ़िए फटाफट। क्वेश्चन 1 है कि कंसीडर अ करंट कैरिंग वायर इन द शेप ऑफ अ सर्कल। ये जा रहा है ना, इसमें देखिए हो रहा है ना। कंसीडर करंट कैरिंग वायर इन द शेप ऑफ अ सर्कल। एक करंट कैरिंग वायर है, गौर से देखिए, एक करंट कैरिंग वायर है जो एक सर्किल के शेप का है, ठीक है। Note that as the current progresses along the wire, the direction of J current density changes in an exact manner while the current I remains unaffected. The agent that is essentially responsible for is. अच्छा, पहले क्वेश्चन को खूब बढ़िया से समझिए, धीरे धीरे चलिए, 5-10 सवाल भी अच्छे से करिए। एक बार एकदम पकड़ लेंगे तो बहुत देरी से जाएंगे, ठीक है ना। और हार बनाने से नहीं होगा, 1.5 साल से हार बनाई तो रहे हैं। हमको आप टाइम तो दीजिए, कम से कम 4 महीने टाइम दीजिए। 4 महीने 5 महीने में सारी चीज एकदम क्लियर हो जाएगी, एकदम साफ हो जाएगी। हमको मेरे हिसाब से चलने दीजिए, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, एक करंट कैरिंग सर्कुलर वायर है। इधर देखो बेटा, एक करंट कैरिंग सर्कुलर वायर है, इसमें आई करंट फ्लो कर रही है। क्वेश्चन पहला ये कहता है एक करंट कैरिंग सर्कुलर वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रही है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि करंट आई कांस्टेंट रहती है, करंट आई नहीं चेंज करती है, लेकिन करंट डेंसिटी जे ये चेंज कर जाती है। करंट आई नहीं चेंज करती है, लेकिन करंट डेंसिटी जे चेंज कर जाती है। तो कौन सा फैक्टर इसके लिए रिस्पांसिबल है? ये बात पूछ रहा है, कौन सा फैक्टर रिस्पांसिबल है। तो आप ये देखिए, जे बराबर क्या होता है? सिग्मा इंटू ई। जे बराबर सिग्मा इंटू ई होता है, ठीक है ना। जे बराबर क्या होता है? सिग्मा इंटू ई। ये पता है आपको? तो अब आप देखिए, अगली बात ये देखिए कि चूंकि सिग्मा तो कांस्टेंट है, वो तो चेंज हो नहीं रहा है, लेकिन चार्जेस का डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है। सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो चार्जेस का डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज हो रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज हो रही है, इसलिए जे चेंज हो रहा है। बात समझ में आ गई? अब एकदम क्लैरिटी आ गई आपको विजन में। आप इसको तैयार करिए और जिस तरह से मैं चला रहा हूँ वैसे चलिए, उससे आपको लाभ होगा। आप कुछ टाइम तो अभी तो स्टार्टिंग में तुरंत ही और बनाने से होगा ना। ये बात समझ में आ गई? एकदम क्लियर है? अब ऑप्शन आंसर मिल गया, जल्दी बोलिए। ऑप्शन ए है कि सोर्स ऑफ ईएमएफ, बी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय चार्जेस accumulated on the surface of wire, सी है कि द चार्जेस। हाँ, तो वो बी ऑप्शन क्या है आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ प्रोड्यूस्ड। ठीक है, आंसर आपका क्या है? आंसर है बी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड। हाँ भाई, सही है। ये ठीक है, ये बात क्लियर है? बोलो बोलो भाई। आंसर है। आप एकदम अलर्ट रहिए, यहाँ पर एकदम अलर्ट करिए। चलिए, एक हो गया आपका। नेक्स्ट पढ़िए। क्वेश्चन 2 है कि which of the following characteristics of electrons determines the current in a conductor? Which of the following Characteristics. एक मिनट, सेकंड क्वेश्चन है which of the following characteristics of the electron determines the current in a conductor? कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इलेक्ट्रॉन के जो कि एक कंडक्टर के अंदर करंट को डिटरमाइन करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़िए, फटाफट पढ़िए। Drift velocity alone, thermal velocity alone, both drift velocity and thermal velocity, neither drift nor thermal velocity. हाँ, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलोन समझ रहे हैं ना। थर्मल वेलोसिटी क्या होती है? जब कंडक्टर में, इधर देखिए, जब कंडक्टर में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाते हैं तो भी तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, थर्मल स्टेशन होता रहता है, लेकिन उसकी वजह से कोई भी नेट करंट नहीं होती है। नेट करंट किसकी वजह से होती है? जब पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं। आपको मैंने मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दिखाया था कि करंट कैसे मूव करता है।
तो वो एक फिक्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करता है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी थर्मल वेलोसिटी से बहुत कम होती है। नेट थर्मल वेलोसिटी किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जीरो होती है। जितने इलेक्ट्रॉन इस पार से इस पार जाते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन इस पार से इस पार आ जाते हैं। तो नेट वेलोसिटी तो जीरो होती है, उसकी वजह से कोई करंट नहीं होता है। करंट किसकी वजह से होता है? जब पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं और क्या होता है, और क्या होगा, एक नेट ड्रिफ्ट होता है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अराउंड आंसर होगा। आंसर चेक करिए, सही है। हाँ फट से देखिए। और दूसरी बात इसको वो करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पढ़िए। A metal rod of length 10 centimeter. अब हाँ दूसरे का आंसर है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अराउंड, ठीक है ना। दूसरा पार्ट है कि इलेक्ट्रॉन करंट जो होता है कंडक्टर में केवल ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर निर्भर करता है, उसके थर्मल वेलोसिटी पर निर्भर नहीं करता, ठीक है ना। तो पहले तो क्वेश्चन एकदम क्लियर है, एकदम दिमाग में साफ कर लीजिए, ठीक है ना। अगर आपका रिपीटिशन भी लग रहा हो कि आपने एक बार उस बार पहले लगा रखी है तो रिपीटिशन तो हो रहा है ना, आप उसको एकदम फाइनल कर दिए, फाइनल करके रख दिए, और कल आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ले आइएगा और उसके बाद फिर मैग्नेटिज्म करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आप तीसरा क्वेश्चन पढ़िए, क्या है। A metal rod of length 10 centimeter. एक मेटल रॉड है जिसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर। एक मेटल रॉड है जिसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। And a rectangular cross section of 1 centimeter into half centimeter. देखिए इस तरह का केस बन रहा है, इस तरह का केस बन रहा है। गौर से देखिए, इधर देखो बेटा, ये 10 सेंटीमीटर का ये लेंथ है। एक मेटल रॉड है जिसका लेंथ क्या है 10 सेंटीमीटर। इधर देखिए 10 सेंटीमीटर लेंथ है, और उसके बाद रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन जो है वो एक ये है 1 सेंटीमीटर और ये है हाफ सेंटीमीटर। ये है आपका 10 सेंटीमीटर, ये है 1 सेंटीमीटर, ये है हाफ सेंटीमीटर। क्यूबाइडल फॉर्म का है, ठीक है ना। कोई और बढ़िया क्यूबाइडल फॉर्म हो तो हमको दीजिए, मेरे हाथ में पेंसिल बॉक्स दीजिए। देखिए इस तरीके से मेटल रॉड है, गौर से देखिए, इस तरह से मेटल रॉड है। ये लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया है, ये लेंथ 1 सेंटीमीटर दिया है, ये लेंथ जो है हाफ सेंटीमीटर दिया है, ठीक है ना। तो अब आगे क्या बोल रहा है, पढ़िए। Is connected to a battery across opposite faces. Is connected to a battery across opposite faces, ठीक है। फिर The resistance will be. the resistance will be Option. ऑप्शन पढ़िए। Maximum when the battery is connected across half into 1 centimeter faces. अच्छा, मैक्सिमम व्हेन द बैटरी, देखो इधर देखो, हाफ ये है और 1 सेंटीमीटर ये, इसके अक्रॉस जब लगाएंगे तब मैक्सिमम होगा। और दूसरा ये कि maximum when the battery is connected across 10 into 1 centimeter faces. अच्छा, 10 सेंटीमीटर ये हो गया और 1 सेंटीमीटर ये हो गया, ठीक है ना। तो 10 सेंटीमीटर देखिए, इसको इसमें 3 तरह से लगा सकते हैं, तीनों ऑप्शन दिया है। जैसे मान लीजिए ये है, इसमें 3 तरह से लगा सकते हैं। तीनों में से हर केस में आप निकाल लीजिए, हर केस में लेंथ डिफरेंट होगा, हर केस में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट होगा, हर केस में रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, फिर इसका मैक्सिमम मिनिमम दिया हो उस हिसाब से मार दीजिए। इसको आप कर लीजिए, ये आपका निकल जाएगा, आप समझ रहे हैं ना। Yes sir. ये आप कर लीजिए फटाक से। अगर ये पिछली एक बार हम लोग कर रहे थे तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी, तो इसको आप कर लीजिए और ये आपका निकल। 3 तरह से ये हो सकता है। देखिए हमको ये बात समझ में आ रही है कि एक बार तो ऐसे लगाइए, इस पार से इस पार ऐसे लगाइए, एक बार ऐसे लगा दीजिए, इस तरह से। बात समझ में आ रही है। एक बार ऐसे ऐसे लगा दीजिए, इस पार से इस पार। तो इस पार से इस पार जब लगाएंगे तो उस रेजिस्टेंस का लेंथ ये हो जाएगा, उस रेजिस्टेंस का लेंथ ये होगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अगर ऐसे आपने लगा दिया इस एंड के अक्रॉस तो क्या होगा, लेंथ ये होगा रेजिस्टेंस का और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिस इनटू दिस होगा। दूसरा तरीका है कि आप ऐसे लगा दीजिए, इस तरीके से, इसके दोनों एंड से लगा दीजिए, ऐसे, समझ रहे हैं ना। एक बैटरी का प्लेट इधर लगाइए, एक बैटरी का प्लेट इधर लगाइए। बात समझ में आई। तो उस केस में लेंथ ये हो जाएगा, उस केस में लेंथ 1 हो जाएगा। लेंथ क्या हो जाएगा 1, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा 10 इंटू हाफ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा 10 इंटू हाफ। ये डिस्टेंस हाफ है, ये डिस्टेंस 10 है। एक मिनट, यहाँ ये डिस्टेंस आपका हाफ है, ये डिस्टेंस 10 है और ये डिस्टेंस आपका 1 है। ये ना दिया है। तो दूसरी बार एक तो आप इस पार से इस पार लगाएंगे, तो उस केस में आपका एक तो आप इस पार से इस पार लगाएंगे, देखिए ध्यान से, तब आपका लेंथ ये हो जाएगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये हो जाएगा। दूसरा आप इस पार से इस पार लगाएंगे, तब आपका क्या होगा, लेंथ ही हो जाएगा, लेंथ ही हो जाएगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिस इनटू दिस हो जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। 2 तरीका हो गया। और तीसरा, एक ऐसे ऐसे कह रहा है, इस तरह से, इस तरीके से, इस पार से इस पार, ऐसे ऐसे, है ना। और एक ऐसे कह रहा है और एक ऐसे कह रहा है।
भाषण में तीनों डिफरेंट है। यहाँ से यहाँ तक डिफरेंट है भाषण में, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक डिफरेंट है। उसके बाद एक मिनट आइए जरा, एक मिनट फट से जल्दी आइए, जल्दी देखिए, जल्दी आइए, अरे आइए जल्दी से, पकड़े खड़े होइए फट से। देखिए एक बार आप यहाँ लगाएंगे, गौर से देखो बेटा, एक बार आप यहाँ लगाएंगे तो उस केस में लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस ये हो जाएगा, एरिया ये हो जाएगा। एक बात तो ये हो गई, ठीक। उसके बाद दूसरी बार आप ऐसे प्लेट्स लगाएंगे तो लेंथ ये हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिस इनटू दिस होगा। और दूसरी बार आप ऐसे लगा देंगे, ऐसे लगाएंगे तो लेंथ ये हो जाएगी हाफ, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा, तब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिस इनटू दिस हो जाएगा। इस तरीके से 3 बार लगाएंगे, तीनों बार का रेजिस्टेंस आप चेक कर लीजिए, जो शॉर्टेस्ट होगा वो हो जाएगा, ये होगा। इससे बहुत टफ क्वेश्चंस आपको अभी मिलेंगे शीट में, मतलब बहुत ही टफ, लेकिन फॉर टेम्पोरी कभी होता है कि 1 into half centimeter। हाँ, तीनों का केस निकाल के आप देखेंगे, है ना। तो इस तरीके से आपका 3 पार्ट हो गया, एकदम क्लैरिटी से इसको देखिए, और जैसे मैं चला रहा हूँ वैसे चलिए, आपका सब वो होगा। हमको एक जेन्युइन टाइम तो दीजिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट ये आप बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि when cell of EMF E is connected with an external resistance R, when a cell of EMF E, गौर से देखिए इधर देखो बेटा, when a cell of EMF E, एक सेल है जिसका EMF क्या है, E है, is connected to an external resistance R, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्ट किया गया, ठीक है। फिर जल्दी बोलो। the potential difference across the cell becomes V, The potential difference across the cell becomes V, ठीक है। the expression for the internal resistance of the cell is, हाँ, the expression पूरा 1 घंटा 5-10 मिनट टाइम है आपके पास, आपका हो जाएगा। कम से कम 30 सवाल हम लोग करना है, थोड़ा सा फोकस बढ़ाइए अपना, है ना। ये बोल रहा है कि सेल है जिसका EMF E है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है। देखो बेटा, वो हम सेट है ना पूरा, उसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है। पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है कि जो एक्सप्रेशन होगा इंटरनल रेजिस्टेंस का वो क्या होगा। हाँ, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, तो V बराबर कितना होता है, E माइनस I, ठीक है ना। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का जो एक्सप्रेशन होगा वो V माइनस E माइनस V, ये इधर चला जाएगा, तो E माइनस V अपॉन I, ये इंटरनल रेजिस्टेंस का वो होगा। I को V by R, हाँ, I को V by R भी कर सकते हैं, ठीक है ना। R E माइनस हाँ, E माइनस V, I को V by R कर देंगे, नीचे तो V by R इस तरीके से होगा, E माइनस V अपॉन V इंटू R। यस, ये आपका आंसर होगा। आंसर मैच कर रहा है, हाँ बोलो। एकदम क्लैरिटी से देखो, बात सुनो, हम मैं बताऊं, इस तरह का देखो, इट इज कुछ सेट पैटर्न को आपको कई बार देखना है अगर आप बिगिनर हैं, और जब उससे आपका दृष्टिकोण साफ हो जाएगा तो आप कहीं का भी सवाल ट्राई करिएगा, नॉर्मली लग जाएगा, और 10% तो तभी फंसेगा, बात समझ में आई। लेकिन पहले किसी सेट पैटर्न से आप क्वेश्चंस को 2 बार 3 बार 4 बार कीजिए, जिससे आपका दिमाग एकदम क्लैरिटी आ जाए आपके थॉट प्रोसेस में, ठीक है ना। उसके बाद आप किसी भी किताब से लगाएंगे, आपके ऑलमोस्ट सारे सवाल लग जाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो फंसेंगे ही, ऐसा तो है नहीं कि आप सारे सवाल आपके लग जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, the current density, the number of free electrons per meter cube, हाँ, in metallic conductor is of the order of, करंट डेंसिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। अगर एक मेटलिक कंडक्टर है उसमें करंट डेंसिटी यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, ये किस ऑर्डर का होगा, है ना। तो उसमें ऑप्शन आपका दिया होगा 10 टू द पावर 28, हाँ, 10 to the power 23, हाँ, तो ये आपके हर किताबों में दिया रहता है। क्या पूछ रहा है, पहले देखिए, इधर देखिए, करंट डेंसिटी एक मेटलिक कंडक्टर में किस ऑर्डर की होती है, करंट डेंसिटी एक मेटलिक कंडक्टर में किस ऑर्डर की होती है, 10 टू द पावर इतना कि 10 टू द पावर इतना कि 10 टू द पावर इतना, है ना। आपकी हर बुक्स में दिया रहता है, और 10 टू द पावर 28 में होना चाहिए, हाँ, ठीक है ना। वही सही है। 10 टू द पावर 28 आपका होना चाहिए करंट डेंसिटी, ये आप मार दीजिएगा, आपका ये ऑप्शन सही रहेगा। बात समझ में आ गई, क्लियर एकदम। यस, देखो इधर एकदम अलर्ट होके देखो यार, यस सर, समझ में आ रहा है ना ये। हाँ सर। हाँ, इतनी सी प्रिपेयर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। Question, which of the following IV characteristics represent the characteristics of a ohmic conductor? रुक
जाओ, ओमिक कंडक्टर क्या है? सबसे पहले ओमिक कंडक्टर के बारे में क्या बताए थे? क्या ओमिक कंडक्टर के बारे में बताए थे? बोलो सर कि V और I के बीच जो ग्राफ होगा हमेशा स्ट्रेट होगा। V और I के बीच जो ग्राफ होगा वो हमेशा स्ट्रेट रहेगा। ये है ओमिक कंडक्टर, ठीक है ना? ओमिक कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करता है। हाँ, ओमिक कंडक्टर क्या करता है? ओम्स लॉ को फॉलो करता है। तो अब ये देखो, जो भी ग्राफ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I के अनुसार हो, यानी जो भी ग्राफ ऐसा हो वो क्या होगा? ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जो भी ग्राफ हो वो ऑप्शन आप तुम्हारा सही होगा। बात समझ में आ रही? हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। What is the potential difference between points A and B in the following circuit? What is the potential difference between point A and B in the Following circuit. सर्किट? दिखाओ सर्किट दिखाओ, फट से इधर आओ, फट से इधर आओ, फट से दिखाओ। कहाँ पे, किस सर्किट में? Sir, ये question 7 है। हाँ, बना दो थोड़ा बनाओ। What is the potential difference between, A and B. फटाक से बनाओ। What is the potential difference between point A and B. in the following circuits? फटाफट वैल्यू पुट करो। देखो गौर से देखो, कौन ए और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए, अरे इधर देखिए, क्वेश्चन ही देख रहे हैं ना, उसमें क्वेश्चन मैं यहाँ समझा रहा हूँ। दोबारा क्वेश्चन किताब में देखने टाइम पे हम जो बोल रहे हैं उसको सुनिए। क्वेश्चन उसने बोल दिया, अब इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। भले आपने इस तरह के क्वेश्चन पहले लगा लिए हैं या चाहे जो भी बात हो, इस समय यहाँ फोकस करिए। देखिए ये सर्किट दिया हुआ है, यहाँ 10 वोल्ट लिया है, यहाँ 5 ओम, यहाँ 5 ओम, यहाँ 5 ओम, यहाँ 5 ओम, इस तरीके से है। ए और बी पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ए और बी पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आ गई? तो अब आप कैसे लगाएंगे इसको? आप देखिए, आप इसको लगाएंगे तो आप देखिए कि इसमें से करंट फ्लो करा दीजिए I, इसमें से करंट I फ्लो करा दीजिए। तो I1 करंट इसमें जाएगी, गौर से देखो बेटा, और I2 करंट किसमें जाएगी? इसमें जाएगी। इसमें से I करंट फ्लो करा दीजिए, इधर देखिए। I1 करंट इसमें जाएगी और I2 करंट इसमें जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस किसमें है? ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें है? सीरीज। और ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें है? सीरीज। और दोनों का रिजल्टेंट किसमें है? पैरेलल। तो ये दोनों सीरीज में है 10 ओम, ये दोनों सीरीज में है तो 10 ओम, और 10 और 10 पैरेलल में है तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इस सर्किट का कितना होगा? 5 ओम। बात समझ में आ रही? 5 ओम होगा। अब 5 ओम होगा, 10 वोल्ट की बैटरी लगी है, 10 वोल्ट की बैटरी लगी है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस 5 ओम, तो 2 एम्पीयर करंट इसमें फ्लो करेगी। कितनी करंट फ्लो करेगी? 2 एम्पीयर। इधर देखो बेटा, यस सर। एकदम रिस्पॉन्सिव रहो यार, तुम भी इस समय कहीं और डबल माइंड हो गए कि हमको ये कर लेंगे ऐसे हो रहे, इसके साथ जियो जितने आवाज हम हाँ, ये कितना हो जाएगा? 2 एम्पीयर हो गया। तो अब 2 एम्पीयर करंट ऐसी आएगी तो सिमेट्री कंडीशन है, यहाँ 5 ओम, यहाँ 5 ओम, यहाँ 5 ओम, यहाँ 5 ओम, सिमेट्री कंडीशन है। तो 1 ओम इसमें जाएगा, अगर 2 एम्पीयर करंट इसमें जा रही है, 1 एम्पीयर इसमें जाएगी, 1 एम्पीयर इसमें जाएगी। बात समझ में आ रही? तो 1 एम्पीयर करंट इसमें जा रही है और ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? V = I 1 × R, यानी 5 वोल्ट आंसर होगा आपका। 5 वोल्ट आंसर होगा। सही है? सही आ रहा है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। देखिए ऐसा है, सुन लीजिए, आपके बोर्ड लेवल पे एक बात सुनिए, इधर देखिए। इस बार जो इसने 4 ऑप्शन दिया है, पहली बात तो कोरोना है, ठीक है ना? ज्यादातर स्कूलों में पढ़ाई नहीं हुई है, ठीक है ना? और स्टूडेंट्स की हालत वैसे भी खराब है, और ये नई चीज इंट्रोड्यूस करना पहले के मुकाबले बहुत इजी होगा। इस पर पहले के मुकाबले बहुत इजी होगा। यही पास्ट 10 ईयर्स आप प्रैक्टिस, ये पास्ट 10 ईयर्स में ये न्यू पैटर्न को आप प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे इस फॉर्मेट के आप अभ्यास तरह हो जाए, और पहले अपना सवाल करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है ना?
उसके बाद छोड़ दीजिए, बेसिक्स को जानते रहिए। और ये मत कभी सोचिए कि पोटेंशियोमीटर आप पढ़ लिए हैं, पोटेंशियोमीटर पढ़ लिए, हम हजारों बार पोटेंशियोमीटर पढ़ाए हैं, ठीक है ना, हजारों बार पढ़ाए हैं, उसके बाद भी आप एक बार पढ़ने से नहीं होता, आप 2 बार 3 बार 4 बार शुरुआत में पढ़िए और एक सेट पैटर्न को पढ़िए। मैं नहीं कहता हूँ मुझे से पढ़िए, आप कहीं से पढ़िए, लेकिन जहाँ से पढ़िए उसको पूरा सेट पैटर्न पढ़िए, एक पैटर्न को कई बार पढ़िए स्टार्टिंग में, और स्टार्टिंग में फिर उसके बाद आपके अंदर कनेक्टिविटी आ जाएगी, फिर आप कोई भी किताब लगाइए, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन देख के नहीं लगाता हूँ, ये पार्ट है मैं क्वेश्चन देख के लगा रहा हूँ। Yes, sir. मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं आता खटाखट उसको अप्लाई कर लेते, कभी ना कभी मैंने एक पैटर्न को खूब ध्यान से देखा है, मेरे कहने का ये मतलब। तो रिवीजन मारिए उसको 4 बार 5 बार। मैं बताऊँ वहाँ 2-3 लड़के हैं जो सिर्फ सुन रहे हैं और सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, अब 2-3-4 लोग उसको प्रैक्टिस करना शुरू किए, उनको लाभ मिल रहा है। आपको कोई किताब मत देखिए, मेरी बात सुनिए, मेरी वीडियो देखिए, इसी में सारी बात हो जाएगी। और 1% बात का है, मैं ऐसे क्वेश्चन लगाते समय आएगी तो क्वेश्चन के साथ तैयार कर लिए, बात खत्म, इतना तो होगा ही होगा, समझे ना। अब नेक्स्ट चीज देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पहले पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 2 batteries of EMF E1 and E2. 2 batteries of EMF E1 and E2. E1 and E2 Where E2 is greater than E1. where E2 is greater than E1। फिगर बनाइएगा, जल्दी से आइए, हाँ। आप उठ के आइए, फट से आइए, बनाइए अपना, जल्दी से आइए, दौड़ते हुए आइए, एकदम धड़ से फिगर बनाइए। नहीं इसकी हैबिट वो डालो ना, एकदम फट फट बनाइए। फास्ट बनाइए। चलिए छोड़िए हटाइए, यहाँ से ऐसे निकली हुई सर्किट। क्वेश्चन पढ़िए, बड़ा क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। 2 batteries of EMF E1 and E2. 2 बैटरी इसका EMF E1 E2 है, और ये पॉजिटिव सेल यहाँ लगी है, Yes sir. और यहाँ भी ऐसे पॉजिटिव सेल लगी है, यानी ये करंट इधर देना चाहेगा, ये करंट इधर देना चाहेगा। Yes sir. बात समझ में? हाँ। फिर next बात। दिया हुआ E2 is greater than E1. E2 E1 से बड़ा है, ठीक है। And internal resistance R1 and R2 हाँ। respectively are connected in parallel as shown in figure. R1 देखिए इसमें दिया है किस तरह की सर्किट है, E2 E1 से बड़ा है, R1 R2 इंटरनल रेजिस्टेंसेस है, इंटरनल रेजिस्टेंस। No sir. एक्सटर्नल क्या दिया पढ़िए उसमें? Set 2 batteries EMF E1 and E2 and internal resistance R1 and R2. ये बैटरीज का इंटरनल रेजिस्टेंस है R1 R2, ठीक है, ऐसे कनेक्ट है। Are shown in figure हाँ, parallel ठीक दिया हुआ है, है. दिया है, ठीक है। Options. हाँ। The equivalent EMF हाँ। EQ हाँ। of both of the two cell is between E1 and E2. जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है, देखिए ऐसा है ना, सुनिए, अगर 2 सेल हैं, सुनिए इधर देखिए, 2 सेल हैं E1 E2, उनका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 है। अगर वो सेम या अपोजिट तरीके से कनेक्टेड है तो दोनों के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हमको इस समय ध्यान में नहीं पड़ रहा है। आपके बोर्ड में ये है भी नहीं, और आप एक बार आप पलटिएगा, इस सब किताब में कहीं ना कहीं उसका फॉर्मूला होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है। बात समझ में आई? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आता है? हाँ, और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ ऑफ द सेल दिया है तो इक्विवेलेंट सेल का क्या होगा, क्या है? हाँ देखिए दिया हुआ है, क्या दिया, पढ़िए 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 पढ़िए, क्या दिया हुआ है? E equivalent हाँ is equal to हाँ E1 R2 E1 R2 plus हाँ। E2 R1 E2 R1 upon अपॉन R1 plus R2. R1 प्लस R2, ये इक्विवेलेंट उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। इक्विवेलेंट सेल का ये है, तो सेल दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगी हुई हैं, ईएमएफ E1 E2 एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, ईएमएफ E1 E2 क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, और E2 बड़ा है तो E2 के डायरेक्शन में नेट जाएगा, E2 के डायरेक्शन में ये नेट करंट ऐसे फ्लो करेगी, ठीक है ना। और इक्विवेलेंट का जो ऑप्शन होगा, इक्विवेलेंट E1 और E2 के बीच होगा। आप इससे देख रहे हैं, इससे आप देख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, ये E2 R1 बड़ा है माइनस E1 R2, माइनस क्या है E1 R2,
E2 R1 बड़ा है माइनस E1 R2 बड़ा, ऐसे करंट जाएगा, ठीक है। तो अब इस केस में E2 इससे बड़ा है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप इस फॉर्मूले से देख सकते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है E1 E2 के बीच में होगा। Yes sir. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस E1 E2 के बीच में होगा। तो क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है? The equivalent EMF of the two cell between E1 and E2. हाँ The equivalent EMF is smaller than E1. हाँ The equivalent EMF is given by E2 is equal to E1 plus E2 एक always. बात और भी इसमें है कि इक्विवेलेंट ये इसमें इस E1 से छोटा भी तो हो सकता है। क्वेश्चन में गिवन है ना कि E2 is greater than हाँ E2 उससे बड़ा है, इक्विवेलेंट E2 से तो छोटा होगा, लेकिन E1 से बड़ा भी हो सकता है ना, यस सर। है Yes sir. E1 से बड़ा भी तो हो सकता है। तो क्या और क्या क्या दिया है, जैसे वैल्यूज पे डिपेंड करेगा कि R1 क्या है, E2 क्या है, R2 क्या है, E1 क्या है, इसमें इनकी जो दी हुई वैल्यू उस पर इक्विवेलेंट डिपेंड करेगा। आप फॉर्मूले से देखिए, इधर देखिए फॉर्मूले से ये बात आ रही है ना, तो उस पर डिपेंड करेगा ना। तो हम E2 से जो छोटा होगा ये तो पक्का कह सकते हैं, लेकिन ये E1 से भी छोटा होगा, इसको हम पक्के तौर से कैसे कह सकते हैं? बात ये क्या क्या ऑप्शन दिया है? Sir, the equivalent EMF EQ of two cell is between E1 and E2. हाँ The equivalent EMF EQ is smaller than E1. हाँ The equivalent EMF is given by EQ. मत पैर मत लगाइए। EQ is equal to E1 plus E2 always. देखिए ऐसा है ना कि तीसरा ऑप्शन तो एकदम गलत है, E बराबर E1 प्लस E2 ऑलवेज, इसका कोई मतलब है नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में लग गया तो। Yes sir. और इक्विवेलेंट जो है E1 E2 के बीच रह सकता है, ज्यादातर केसेस में रहता है, इसकी संभावना सबसे ज्यादा है। और इक्विवेलेंट जो है लेस देन E1, इसकी संभावना ये भी पॉसिबल है, लेकिन इसमें यही ऐसे ऑप्शन दिया तो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन को हम अगर सोचें तो ये ऑप्शन मान सकते हैं, मेरे कहने का ये मतलब। Yes sir. हाँ, जैसे मोस्ट करेक्ट ऑप्शन को माने, आमतौर पे ऐसे ही रहता है, आमतौर से ऐसे रहता है, लेकिन इससे छोटा भी हो सकता है। इससे छोटा भी डिपेंड करता है इनकी वैल्यूज क्या है, किस तरह से कनेक्ट हुआ है। अब एकदम 100% क्लियर डायग्नोसिस हो रही बातों का, इससे छोटा हो सकता है, लेकिन आमतौर पे इसमें रहता है, ठीक है ना। और E1 प्लस E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 ऑलवेज इक्वल टू एब्सर्ड बात है, ये तो गलत है। अब इन दोनों में फाइट है, इन दोनों ऑप्शन में फाइट है, तो मोस्ट करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट करेक्ट यही दिख रहा है। Yes. तो इस पे हम मार सकते हैं, पैर मत लगाइए, इस पे हम मार सकते हैं। बात समझ में आ गई? इस पे हम मार सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरा ये सुझाव है, मेरा ये कहना है कि भले ये उस बात से है या कहीं से भी है, लेकिन थोड़ा सा डाइसी क्वेश्चन बच्चों को नहीं देना चाहिए इस लेवल पे। बच्चों को एकदम कंक्रीट बातें देनी चाहिए, क्योंकि कंक्रीट बातें ही बहुत ज़्यादा हैं। आप उसमें क्या कहते हैं, कंपटीशंस में भी एकदम कंक्रीट बातें ही पूछता है, एकदम सिंपल 1-2 क्वेश्चन डेबिट कर जाते हैं, कंपटीशन में भी वो डेबिट कर जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा है कि एकदम सीधा आंसर, सीधा क्वेश्चन पूछना चाहिए मेरे हिसाब से। बहरहाल जो भी है, ठीक है ना, तो इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट ये है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए फटाक से, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, फट से पढ़िए। A resistance capital R is to be measured using a meter gauge. A resistance capital R is to be measured using a meter gauge, ठीक है। Student chooses a standard resistance S to be 100 ohm. एक मिनट रुकिए, एक रेजिस्टेंस R है जिसको मीटर ब्रिज से हमको मेजर करना है। एक रेजिस्टेंस R है जिसको हमको मीटर ब्रिज से मेजर करना है, ठीक है ना। मीटर ब्रिज यही हो गया आपका, ये 1 मीटर का वायर है, बात समझ में बेटा। Yes और sir. यहाँ पे एक सेल या बैटरी लगी है। मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन सब क्लियर है। तो अब स्टूडेंट ने क्या चूज किया, पढ़िए। Student chooses a standard resistance capital S to be 100 ohm. कैपिटल S 100 ओम चूज किया, फिर ठीक है। He finds the null point at L1 is equal to 2.9 फिर centimeter. आप देखिए वो सबकॉन्शियस ब्रेन से आपका पैर हिलता रहता है, उसको मत किए, दिस इज नॉट अ गुड हैबिट। नेक्स्ट बोलिए। He finds the null point at L1 is equal to 2.9 centimeter. L1 कितना दिया है? 2.9 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट आ रहा है, ठीक है। He is told to attempt to improve the accuracy. हाँ। Which of the following is useful way? हाँ, एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन को पहले बढ़िया समझिए। एक स्टूडेंट है, एक अननोन रेजिस्टेंस R को मेजर करना चाहता है। नोन रेजिस्टेंस उसने 100 ओम का लिया है,
और इसको लेने के बाद गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है 2.9 सेंटीमीटर पे, 2.9 सेंटीमीटर पे। बात समझ में आ गई? 2.9 सेंटीमीटर पे शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये रेजिस्टेंस इसका मतलब ये है कि जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है वो नोन रेजिस्टेंस से बहुत कम है, क्योंकि ये 2.9 है तो बाकी इतना कितना हो गया 97 के आसपास, 97.1। 2.9 सेंटीमीटर पे बैलेंस पॉइंट आ रहा है तो ये कितना हो गया 97% के आसपास। ये कितना हो गया 97.1, यानी ये 100 ओम इस रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा है। फिर से सुनिए, क्वेश्चन को समझिए बढ़िया से, बढ़िया डायग्नोस करिए। देखिए सेट पैटर्न को 2 3 4 बार लगाने के बाद आप आगे आपको टाइम मिले तो आप करिए, ठीक है ना। तो अब आप देखिए इसमें ये रेजिस्टेंस R लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस कितना है इधर देखो 100 ओम है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसमें 1 मीटर ब्रिज है और बैलेंस पॉइंट किस पे आता है 2.9 सेंटीमीटर, ठीक। बैलेंस पॉइंट किस पे आता है 2.9 सेंटीमीटर पे। तो अब ये आप क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, He is told to attempt to improve the accuracy. Which of the following method is useful way? हाँ देखिए अब उससे कहा जा रहा है एक्यूरेसी को इम्प्रूव करिए। तो आप गौर से देखिए, अगर 2.9 पे ये बैलेंस कर रहा है, इसका मतलब है ये रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमको निकालनी है, उसको बंद कर दीजिएगा जैसे, इसकी वैल्यू निकालनी है वो 100 ओम से बहुत कम है। 100 ओम से क्या है बहुत कम है ना। तो अब कौन सा यूजफुल वे होगा इसकी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने में। इसकी मेजरमेंट की एक्यूरेसी कब इंप्रूव होगी, जब सारे रेजिस्टेंसेस करीब करीब सेम ऑर्डर के हो। मैंने पहले बताया था कि रेजिस्टेंसेस सेम ऑर्डर के होते हैं तो मेजरमेंट में हमको आसानी होती है। ये बात पहले डिस्कस हो चुका है, तो हम उनमें से जो ऑप्शन होगा वो मार देंगे। पढ़िए। He should measure L1 more accurately. हाँ He should change capital S to 1000 ohm and repeat the experiment. कैपिटल S to 1000 ओम एंड रिपीट द एक्सपेरिमेंट, तो और ज्यादा कर दिया और कम एक्यूरेट आएगा, मतलब इसके ऑर्डर का होगा तब तो एक्यूरेसी पास होगी, तो ये तो और ज्यादा कर दिया। फिर He should change the capital S to 3 ohm and repeat the experiment. हाँ कैपिटल S to 3 ओम, हाँ तो ये बात तो सही रहेगी। 3 ओम से क्या होगा, ये इसके ऑर्डर का करीब करीब हो गया, क्योंकि ये जो आएगा क्या होगा एक इसको कंप्लीट कर लेंगे फिर बात करते हैं। देखिए इसको अगर हम ऐसे करेंगे, इसके ऑर्डर का कर देंगे तो हमारी एक्यूरेसी अच्छी आ जाएगी। यानी इसको हम 3 ओम के आसपास कर दें, क्योंकि ये 3 ओम के आसपास आ रहा है तो हमारी एक्यूरेसी बढ़िया आ जाएगी। यहाँ तक की बात डिस्कस हो गई। Yes. कितने क्वेश्चन डिस्कस हुए? Sir, no. हाँ 1 मिनट उसको कट कर देंगे।